हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइकोलॉगस। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वीडियोस को जितना प्यार दिया, जितना सम्मान दिया और जितने मन से आप लोगों ने पढ़ा, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। क्योंकि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी जल्दी आप लोगों को ये वीडियोस इतने पसंद आएंगे, कि आप लोग इसे इतने अच्छे से पढ़ेंगे, इतने अच्छे फीडबैक्स आएंगे। हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप वीडियोस देखने के बाद एक फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि फीडबैक आने से ये होगा कि मैं आपको वीडियो में मॉडिफिकेशंस कर पाऊँगी। जैसे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस टॉपिक्स को आप पहले पढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ लोगों को हिंदी में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर लैंग्वेज में कोई इशू है या कंसेप्ट में कोई इशू है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, या आप और कितना मॉडिफाई चाहते हैं, आप वीडियो में और क्या एडिशनल चाहते हैं या और कुछ कम करना चाहते हैं। तो उससे वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ाने में, समझने में अच्छा लगेगा, और मुझे भी वीडियो को बेहतर करने में आप लोगों से मदद मिल जाएगी। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने वृद्धि और विकास के बारे में जाना था। हम लोगों ने जाना था कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। दोनों के बारे में बेसिक कंसेप्ट समझे थे, दोनों के मतलब को समझा था, दोनों का अर्थ समझा था। आज हम विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं और इसमें से 5 सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उन 5 सिद्धांतों के अलावा ये कुछ सिद्धांत हैं जो हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं बाय नेम। इनमें डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है, और नाम के हिसाब से सिर्फ डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है कि ये किसके सिद्धांत हैं, वृद्धि के या विकास के, या इस सिद्धांत का संबंध किससे है। तो पहले हम इन बेसिक विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर जो 5 सिद्धांत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम बहुत डिटेल में इलेबोरेट करेंगे। तो हमारा पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत को स्किनर महोदय ने सबसे पहले दिया था। स्किनर महोदय ने दिया था, और इन्होंने ये बताया कि विकास की प्रक्रिया जो होती है वो निरंतर चलती रहती है। मतलब विकास कंटिन्यूअसली चलता रहता है, वो मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आकर के बंद नहीं होता। ये हमने आपको जब वृद्धि और विकास बताया था तब भी बता दिया था कि विकास जो है बर्थ से लेके, गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आने के बाद रुक जाती है। तो विकास निरंतर चलता रहता है, मतलब हर टाइम विकास कंटिन्यूअसली होता ही रहता है, ऐसा स्किनर महोदय ने बताया था। और इन्हीं के हिसाब से, इनके बताने के अनुसार ही निरंतर विकास का सिद्धांत दिया गया था। दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत हरलॉक ने दिया था। इन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं हूँ, मेरी एक दोस्त है, मेरी एक बहन है, तो ज़रूरी नहीं कि जिस गति से मुझ में डेवलपमेंट हो रहे हैं, मुझ में विकास हो रहे हैं, उसी तरीके से मेरी बहन में भी हो रहे हों, उसी तरीके से मेरे दोस्त में भी हो रहे हों। ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनका कहना ये था कि हर आदमी की अपनी अलग योग्यताएं होती हैं, अपनी अलग क्षमता होती है, और वो उनके अनुसार विकास करते हैं, उन्हीं के अनुसार वो खुद को विकसित कर पाते हैं। किसी किसी व्यक्तियों में विकास बहुत तेज़ी से होता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बहुत जल्दी उनकी हाइट बढ़ती है, मतलब बहुत जल्दी उनकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। कहते नहीं कि एज बहुत कम है लेकिन सोच बहुत अच्छी है, सोच और समझ का दायरा एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो यही होता है। तो उनका, हरलाक महोदय का कहना था कि हर आदमी में, हर इंसान में विकसित होने का जो गति है वो अलग अलग होता है। किसी में बहुत तेज होता है, किसी में बहुत धीमी होता है, और किसी में मीडियम होता है। तो ये हर पर्टिकुलर व्यक्ति में अलग अलग होती है, पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस में डिपेंड करती है।
फिर हम अगले सिद्धांत में आएंगे। हमारा तीसरा सिद्धांत है विकास की गति का सिद्धांत। हमारा तीसरा सिद्धांत है विकास की गति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को डगलस और हॉलैंड महोदय ने दिया था। डगलस और हॉलैंड दो मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने विकास की गति का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया कि विकास लगातार किंतु विकास की गति हर अवस्था में अलग अलग होती है। देखिए, इनका कहना था कि विकास कंटिन्यूअस तो होता है, मतलब स्किनर वाला जो स्किनर ने बताया था निरंतरता वाला सिद्धांत कि विकास कंटिन्यूअस होता है, ठीक। और फिर लेकिन विकास की गति हर अवस्था में अलग अलग होती है, मतलब हरलॉक महोदय वाला। इन्होंने स्किनर और हरलॉक दोनों के कंसेप्ट को मिला के समझ लीजिए कि कंसेप्ट दिया वो ये था कि विकास होता तो कंटिन्यूअस है, लेकिन इसकी जो दर होती है वो हर स्टेज में अलग अलग होती है। कैसे? जैसे जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, इन्फेंसी से शैशवावस्था में जब बच्चा होता है तो आप देखते हैं बच्चे बहुत छोटे बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो उस समय इनकी विकास की गति जो होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो कहा जाता है कि विकास की गति शैशवावस्था में बहुत तेज़ होती है। फिर जब वो बाल्यावस्था में आते हैं, मतलब अपनी शैशवावस्था की स्टेज पूरी कर लेते हैं, बाल्यावस्था में आते हैं 6-7 साल से 10-11 साल के बीच में, तो उस समय इनकी जो विकास की दर होती है वो कम हो जाती है, मतलब मंद हो जाती है, स्लो रेट में आ जाती हैं। और फिर जब ये किशोरावस्था में फिर से पहुंचते हैं तो ये वापस से बहुत फास्ट ग्रो करने लगते हैं, इनकी विकास की गति फिर से तीव्र हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था और किशोरावस्था में विकास की जो गति होती है वो बहुत तेज़ होती है, जबकि बाल्यावस्था में मीडियम हो जाती है, मंद हो जाती है। हमने सुना होगा या देखा भी होगा कुछ कुछ बच्चों को जो एक टाइम के बाद में उनकी हाइट रुकी होती है, सब लोग बोलते हैं अरे अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, फिर अचानक से वो एकदम से लंबा हो जाता है, तो फिर लोग बोलते हैं अरे इसको देख के तो लगता ही नहीं था कि ये इतना लंबा हो जाएगा, पर हो जाता है। तो वो बाल्यावस्था वाली स्टेज में होता है जहाँ उसकी विकास की गति बहुत स्लो रेट पे चली जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। और फिर अचानक से जब वो किशोरावस्था में आता है तो उसकी विकास की गति तीव्र हो जाती है, और जब विकास की गति तीव्र हो जाती है तो फिर वही विकास के जो लक्षण है, विकास की जो दर है तेज होने की वजह से उसमें सारे डेवलपमेंट फटाफट होने लगते हैं। तो हम लोग को वो थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन इसके पीछे फैक्ट मेन यही होता है कि शैशवावस्था और किशोरावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, बच्चा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ा स्लो रेट हो जाता है, थोड़ा धीमे धीमे करता है। फिर अगला विकास का जो सिद्धांत है वो है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। इसमें ये माना गया है कि विकास रेखीय व स्थिर दर से ना हो करके चक्राकार ढंग से होता है। रेखीय लीनियर का मतलब कि लंबाई में, मतलब एक साइड में एक तरीके से, व स्थिर दर से मतलब कांस्टेंट और स्टेबल, मतलब कि लंबाई बढ़ रही तो लंबाई ही नहीं बढ़ेगी, और मतलब अगर 1 इंच 1 महीने में बढ़ रही है तो वही स्पीड का रेट नहीं होगा। विकास मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा और एक ही स्पीड से नहीं होगा, बल्कि चक्राकार ढंग से होगा। चक्राकार ढंग से का मतलब पूरा, मतलब समग्र रूप से होगा। जैसे अगर हम सोचें कि हमारी सिर्फ हाइट बढ़ रही हो तो ऐसा नहीं होता है, हमारे हाथ पैर भी बढ़ रहे होते हैं, साथ में हमारा शरीर भी बढ़ रहा होता है, हाथ पैर भी बढ़ रहे होते हैं, मस्तिष्क भी बढ़ रहा होता है, हमारी सोच समझ भी बढ़ रही होती है, शरीर की सारी कोशिकाएं बढ़ रही होती हैं। इस तरीके से हमारा विकास होता है, ना कि सिर्फ मेरे पैर बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ मेरे हाथ बढ़ते जा रहे हैं, या सिर्फ मेरा सिर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे इस तरीके से हमारा जो प्रगति होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो इस तरीके से नहीं होता, बल्कि चक्राकार होता है। चक्राकार का मतलब गोल गोल, मतलब कि पूरे बॉडी का साथ में विकास हो रहा होता है, किसी पर्टिकुलर भाग का अकेले विकास नहीं होता है। ये चक्राकार प्रगति का सिद्धांत कहता है। अगला हमारा जो सिद्धांत है वो परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इनका मानना था कि सभी विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब सभी विकास का क्या मतलब है, यहाँ पे ये समझना जरूरी है। हम जब भी साइकोलॉजी पढ़ेंगे, जब भी मनोविज्ञान पढ़ेंगे, तो उसमें हम 4 एस्पेक्ट पे बात करते हैं, 4 पक्ष लेते हैं हमेशा, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक।
और आप इस चीज़ को अपने आप से इंटरकनेक्ट करके देखिए, अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छे से हो रहा है तभी हमारा मानसिक विकास अच्छे से संभव है। मानसिक विकास अच्छे से संभव है तभी हमारा संवेगात्मक मतलब इमोशनल डेवलपमेंट कायदे से होगा। अगर हम मानसिक रूप से स्थिर नहीं हैं तो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, हमारा संवेगात्मक विकास प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। और संवेगात्मक विकास अगर हमारा प्रॉपर नहीं है तो हमारा सामाजिक विकास भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो हम इसको सब इनके शब्दों के माध्यम से ही सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये चारों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर इनमें से कोई भी एक विकास का पक्ष गड़बड़ाया तो दूसरा अपने आप गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए थांडाइक महोदय ने कहा कि सभी विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जो कि सही है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। इसलिए कहा गया कि ये सारे विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसमें ये माना जाता है कि हमारा जो शरीर का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। मतलब पहले मस्तिष्क डेवलप होता है और उसके बाद फिर हाथ पैर, फिर नीचे की तरफ के सारे अंग डेवलप होते हैं। इसको मस्तिष्कोन्मुखी भी कहा जाता है। जैसे कि पहले मस्तिष्क हुआ, फिर भुजा हुआ, फिर अन्य इंद्रियां हुई। तो मतलब विकास का एक पैटर्न होता है कि वो पहले मस्तिष्क को डेवलप करेगा और उसके बाद बाकी बॉडी को। तो ये भी सोचने वाली बात है कि जब हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, हमारी बॉडी की सारी रिएक्शंस, हमारे शरीर की सारी क्रियाएं हमारे नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल होती हैं। तो मतलब हमारे मस्तिष्क से ही कंट्रोल होती हैं। तो सीधी सी बात है, जब मस्तिष्क का पहले विकास होगा तभी तो वो बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएगा। तो इसलिए ये कहना भी ठीक है, इस सिद्धांत को भी मान्यता मिलती है। फिर हमारा अगला सिद्धांत आता है विकास क्रम का सिद्धांत। इसमें बताया गया है कि विकास लगातार किंतु निश्चित क्रम में होता है। विकास कंटिन्यूअस है, ऑब्वियस, हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, किंतु निश्चित क्रम में है, मतलब कि एक पैटर्न में है। कैसे? यहाँ पे 3 एग्जाम्पल 3 स्टेजेज के दिए गए हैं। जैसे पहला, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय से गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। मतलब इनका एक पैटर्न फिक्स है कि पहले गर्भावस्था आनी है, जब गर्भावस्था का विकास पूरी तरीके से हो जाना है तब फिर बच्चा आ जाएगा बाहर, और उसके बाद फिर उसकी शैशवावस्था स्टार्ट होगी। फिर शैशवावस्था का जो पूरा टाइम ड्यूरेशन अच्छे से निकल जाना है, अच्छे से डेवलपमेंट हो जाना है, तो फिर जो आगे की स्टेज 6 साल के बाद की आएगी वो बाल्यावस्था में जाएगी, और फिर बाल्यावस्था की स्टेज पूरी होने के बाद ही किशोरावस्था आएगी। ऐसा नहीं होने वाला कि नहीं पहले शैशवावस्था आ गई, फिर गर्भावस्था आ गई, फिर किशोर आ गई, फिर बाल्य आ गई, ऐसा नहीं होता। इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है और ये पर्टिकुलर पैटर्न के बेसिस पे काम करते हैं। तो विकास का जो मतलब डेवलपमेंट जो होता है ये ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है, लेकिन एक निश्चित क्रम में है, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो हमारा नॉर्मल बच्चा जब मतलब थोड़ा समझदार हो जाता है, थोड़ा जो वो हो जाता है, एक इन्फेंसी पीरियड में, शैशवावस्था में जब होता है, तो सबसे पहले वो देखना शुरू करता है, मतलब ऑब्जर्व करता है, देखता है। पहले वो देखना सीखता है, इधर उधर देखेगा, देखना सीखेगा। उसके बाद फिर वो सुनने पे रिस्पॉन्स करता है। पहले वो चीज़ों को देख के रिस्पॉन्स करता है, फिर वो चीज़ों को सुन के रिस्पॉन्स करता है, आवाज़ को रिस्पॉन्स करता है। फिर लटकना, लटकना इन द सेंस कि फिर पहले देखना, देख के चीज़ों को देखेगा तब रिस्पॉन्स करेगा। फिर उसके बाद सुनेगा, अपने आसपास की चीज़ों को, बातों को, आवाज़ों को सुनेगा, फिर रिस्पॉन्स करेगा। फिर लटकना मतलब फिर उसके बाद वो आवाज़ को सुनने के बाद हाथ पैर चलाना सीखेगा, मतलब शरीर के अंगों की प्रतिक्रिया करना सीखेगा। तो ये हमने देखा बच्चे के सेंस में। फिर हम आते हैं भाषा विकास में। तो भाषा विकास में भी होता है, कोई भी किसी भी इंसान का, किसी भी बच्चे का जो भाषा विकास है कैसे होता है, बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है। जैसे हम छोटे बच्चे को बोलना सिखाते हैं तो पहले हम उसको खुद प्रोनाउंसिएट करते हैं, बार बार बेटा बोलो मम्मा मम्मा, पापा पापा, ये वो। तो वो सुनता है, बोलता है, सुनता है, पहले सुनता है, सुनने के बाद फिर वो बोलता है, फिर वो कोशिश करता है, मम मम करके बोलना सीखता है। फिर पढ़ना है, मतलब जब हम सुनेंगे फिर हम बोलना सीखेंगे, फिर बोलने के बाद हम फिर धीरे धीरे पढ़ना सीखेंगे, अक्षरों को पहचानना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, और फिर उसके बाद लिखना सीखेंगे।
तो ये एक पैटर्न होता है। तो विकास के क्रम के सिद्धांत में जो ये है कि विकास कंटिन्यूअस है लेकिन एक निश्चित पैटर्न में है। इसके लिए 3 एग्जाम्पल दे करके हमने आपको बताया कि ये निश्चित पैटर्न किस तरीके से हो सकते हैं। तो ये विकास के 7 सिद्धांत हुए जो हमने आपको समझाए। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगला सिद्धांत जो हमारा है वो है एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण का सिद्धांत हमारा क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि पहले संपूर्ण शरीर में हलचल होती है और फिर एक में होती है। मतलब बच्चा पहले पूरी बॉडी हिलाना सीखता है, फिर एक एक पार्ट। ऐसा एकीकरण के सिद्धांत का कहना है। फिर अगला आता है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखो, ये आप अपने डेली लाइफ से अगर कनेक्ट करोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि इन दोनों का पूर्ण विकास जब होगा, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत सीधा सीधा कहता है कि हमारा जो वंशानुक्रम है, मतलब हमारी जो हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है, जो हम अपने पैतृक से प्राप्त करते हैं, जो हमें गुणसूत्रों से प्राप्त होता है, मतलब इसे हम कई तरीके से कह सकते हैं। आनुवंशिकता कह सकते हैं, पैतृक गुण कह सकते हैं, माता पिता से प्राप्त गुण कह सकते हैं, जो ये एक जन्मजात गुण मिलते हैं। और दूसरा जो वातावरण जो हमें समाज में मिलता है, हमें घर परिवार समाज में मिलता है। इन दोनों का अगर बैलेंस, इन दोनों का अगर डेवलपमेंट अच्छे से होता है और इन दोनों के बीच का बैलेंस अच्छे से बनता है, तभी बच्चे का पूर्ण विकास संभव है। मतलब अगर बच्चे को आनुवंशिकता में जो गुण मिले हैं वो सारे हेल्दी हैं, सारे अच्छे हैं, मतलब उन्हें कोई आनुवंशिक दोष नहीं, उन्हें कोई आनुवंशिक बीमारी नहीं, उनके माता पिता भी अच्छे संस्कारों वाले और अच्छे सभ्यता संस्कृति वाले हैं, तो वो गुण भी बच्चे में आएंगे। तो ये हो गया वंशानुक्रम के गुण। ये सारे गुण मिले तो, और वातावरण, अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, माँ बाप भाई बहन चाची चाचा दादी दादा, एक अच्छा भरा पूरा स्वस्थ परिवार मिला है जो एक दूसरे संपन्न है, स्वस्थ है, मानसिकता जिनकी अच्छी है, तो इन दोनों का प्रभाव बच्चे के विकास पे पड़ता है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया है, दोनों का जो सामंजस्य है वो अच्छे ढंग से विकसित होता है तो बच्चे का भी पूर्ण तरीके से विकास हो जाता है। मतलब बच्चा भी अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप कर पाता है। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। अगला है हमारा सिद्धांत समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसको भी हमारे हरलाख महोदय ने दिया है। अच्छा, हरलाख महोदय ने एक और सिद्धांत दिया था, ये इनका दूसरा सिद्धांत है। इस सिद्धांत में इन्होंने बोला कि एक प्रकार की जाति विशेष, इन्होंने कहा कि एक प्रकार की जाति विशेष का विकास एक समान ही होगा। देखिए, इससे पहले हरलॉक ने एक सिद्धांत दिया था व्यक्तिगतता का सिद्धांत। उसमें इन्होंने कहा था कि हर आदमी के विकसित होने का मतलब एक हर आदमी के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उसके अनुसार उसमें विकास की दर पाई जाती है। और इनका ये जो दूसरा सिद्धांत है, इसमें इन्होंने ये कहा कि एक पर्टिकुलर जाति के जो लोग होंगे, एक पर्टिकुलर जाति से संबंधित जो लोग होंगे, उनका विकास एक समान होगा, और भले ही वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से बिलोंग करते हों। इसका क्या माने हुआ? इसका माने ये हुआ कि जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, एक बच्चा है अफ्रीका में रहता है और एक भारत का बच्चा है, मतलब दोनों बच्चे पैदा हुए, तो दोनों में जो शारीरिक विकास की दरें हैं, मतलब उनके हाथ भी वैसे ही डेवलप होने हैं, उनके पैर भी वैसे ही डेवलप होने हैं, मतलब हाथ पैर के स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आना है, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आना है, वो विकास वैसे ही रहेगा। ऑल्दो उनकी जलवायु अलग है, उनकी जलवायु अलग है तो गोरा काला हो सकता है, उनकी संस्कृति अलग है तो उनकी बातचीत बोली भाषा अलग हो सकती है, लेकिन जो शारीरिक पैटर्न है, शारीरिक पैटर्न का मतलब कि हाथ बनने की जो संरचना है, उंगलियां होंगी, हथेली होंगी, कलाई होगी, तो ये वही होंगे जो अफ्रीका वाले को भी होंगे, भारत वाले को भी होंगे, ये नहीं बदलेगा। मतलब एक जाति विशेष का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसका जो डेवलपमेंट है वो एक ही रहेगा, वो चाहे जहाँ पे भी हो, वो जाति चाहे जहाँ हो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होगी, फिर भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर सेम होगा। ऐसा हरलॉक का कहना है समान प्रतिमान के सिद्धांत के लिए। अब हमारा अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। इस सिद्धांत का कहना है कि बालक पहले सामान्य क्रिया करेगा और फिर विशिष्ट करेगा। सीधी सी बात है,
पहले बच्चा धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें सीखेगा, सामान्य मतलब एकदम नॉर्मल सी चीज़ें, जैसे हाथ हिलाना, उंगली चलाना, पैर पटकना, ये सारी चीज़ें सीखेगा। फिर विशिष्ट क्रिया, फिर घुटने के बल चलना, बैठना, फिर पैरों से चलना, मतलब इस तरीके से। फिर ये विशिष्ट क्रियाएँ हो गई। जैसे उठना, पहले उठना सीखता है, मतलब पहले हाथ पैर झटकना पटकना सीखता है, फिर उठना सीखता है, मतलब होता नहीं बच्चे पलटने लगते हैं, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना और फिर दौड़ना। तो यही है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत कि पहले सामान्य क्रिया सीखेगा फिर विशिष्ट क्रिया सीखेगा। मतलब बाल विकास अगर आपको पढ़ना है ना, तो आप जनरली एक छोटे बच्चे को देख लो। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों को देखो। आप उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे ना, तो ये सारे सिद्धांत विद्धांत ऐसे आपके दिमाग में जाके सेव हो जाने हैं कि कभी नहीं निकलने। तो हमने विकास के सिद्धांत के ये 11 सिद्धांत पढ़े, जिनको क्वेश्चन पेपर में जब हमारा एग्ज़ाम्स होता है तो ये एग्ज़ाम्स में के क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं सिद्धांत और सिद्धांत का मतलब अर्थ। कि जैसे कि सामान्य बालक पहले सामान्य क्रिया करेगा और फिर विशिष्ट क्रिया करेगा, ऐसा विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है। अब आपके 4 ऑप्शन दे दिए, अगर आपने पढ़ा है तो ऑप्शन देखिए और ऑप्शन लगाइए। तो ये ऐसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सिद्धांत विकास के 11 सिद्धांत जो है, निरंतर विकास का सिद्धांत, जिसको हम निरंतरता का भी सिद्धांत कहते हैं, फिर दूसरा व्यक्तिगतता का सिद्धांत, फिर विकास की गति का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। ये 11 सिद्धांत हमने आपको बताए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। अब देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब हम थोड़ा जल्दी पर इसको आप एलेबरेट करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग रोने लग जाएंगे। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में ये 7 मेन फैक्टर हैं, जैसे पौष्टिक भोजन, संस्कृति, परिवार में स्थान, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वंशानुक्रम और वातावरण। देखो, पौष्टिक भोजन में हमारे क्या होता है। पौष्टिक भोजन अगर हम अच्छा खाएंगे, हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, शारीरिक विकास। संस्कृति, परिवार में स्थान, संस्कृति और परिवार में स्थान, ये हमारे सामाजिक वातावरण को दर्शाता है। अगर हम परिवार में वैल्यूएबल हैं, अच्छा स्थान परिवार में है, तो हमारी सामाजिकता में वृद्धि होगी। तो संस्कृति और परिवार में स्थान ये सामाजिकता के विकास को प्रभावित करता है। बुद्धि भी हमारे विकास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है, हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये हमारे शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक तीनों को प्रभावित करती हैं। वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का प्रभाव डायरेक्ट हमारे स्वभाव में देखने को मिलता है। तो ये 7 पॉइंट हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। इन 7 पॉइंट में से कुछ भी गड़बड़ाया तो विकास गड़बड़ा जाना है। तो विकास को ये 7 पॉइंट प्रभावित करते हैं। अब हम आएंगे विकास के पक्ष के बारे में। अच्छा, विकास के 5 पक्ष होते हैं। कौन कौन से, मैंने आपको 4 पहले ही बताए, एक और आप देख लीजिए। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक और नैतिक। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, अगर हमारा शरीर अच्छे से डेवलप्ड है, अच्छे से विकसित है, तभी हमारा मानसिक विकास अच्छे से होगा। मानसिक विकास अच्छे से है तो हम मतलब अगर मानसिक रूप से हम स्टेबल हैं तो हम अपने समाज में ग्रो कर पाएंगे, अपने समाज को समझ पाएंगे, समाज में एक अच्छा सम्मानित स्थान प्राप्त कर पाएंगे। सामाजिक विकास अच्छा है तो संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा, और ये सारे विकास अच्छे हैं तो हमारी मानसिकता अच्छी होगी, तो हम नैतिक व्यवहार कर पाएंगे, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, उचित अनुचित, अच्छा बुरा, इसकी समझ हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। तो ये विकास के 5 पक्ष हो जाते हैं। अगला आता है विकास की प्रमुख अवस्थाएं। इस अवस्था में 5 अवस्थाएं आती हैं, जिसको अभी हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। बाद में एक एक अवस्था को, एक एक पॉइंट को अलग से एक एक क्लास लेकर के एलेबरेट करेंगे। अभी आप बस इतना जान लीजिए विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला आएगा गर्भाधान की अवस्था। गर्भाधान की अवस्था गर्भाधान से जन्म तक, और ये पीरियड होता है 9 महीने 10 दिन, जनरली कभी कभी 10 मंथ। फिर शैशवावस्था,
शैशवावस्था में हमारा जन्म से 6 वर्ष का समय आ जाता है। बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष का समय आ जाता है। किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष का समय आ जाता है। प्रौढ़ावस्था में 18 के बाद का पूरा समय प्रौढ़ावस्था में आ जाता है। अब बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत, ये वो सिद्धांत हैं जिनसे डिटेल्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले के 11 सिद्धांत जो हमने पढ़े हैं, उस सिद्धांत में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सिद्धांत के नाम के ऊपर से, लेकिन इसमें से इस सिद्धांत में एक एक स्टेज और एक एक चीज़ के बारे में पूछा जाता है। पहला तो यहाँ से शुरू होता है कि ये सिद्धांत दिया किसने है, तो इस सिद्धांत के नाम और इनके प्रवर्तक को आप हम जान लेते हैं, फिर इनको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो पहला है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत ये फ्रॉइड महोदय ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक एरिक्सन ने दिया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे या प्रतिपादक कौन थे। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम डिटेल्ड में इसके बारे में अगली वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको मैंने विकास के पक्ष, विकास की प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं, बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत बताए हैं, इन सभी चीज़ों को आज की पूरी क्लास, वृद्धि और विकास से लेकर के अभी तक की पूरी क्लास का एक एक लाइन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो 1-2 बार देखिएगा। आपका मन करे तो आप नोट्स बनाइए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इसकी एक एक लाइन आपके एग्ज़ाम की एक एक क्वेश्चन के बराबर है, इससे क्वेश्चन ज़रूर फंसता है। और आपका ये कन्फ्यूजिंग यहाँ से भी फंसा देता है कि विकास के पक्ष भी 5 होते हैं, विकास की प्रमुख अवस्थाएं भी 5 होती हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से क्लियर करके पढ़िएगा कि विकास के पक्ष कौन होते हैं, विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन सी होती हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं और कितने होते हैं। इनको आप अलग अलग से बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी ठीक है, 20-25 मिनट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इनकी अवस्थाओं के बारे में और बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर सकें। सेकंड, आप अगर फीडबैक देते हैं तो हम एक टाइम पीरियड बना लेते हैं और उस टाइम पे फिर हम अपनी रेगुलर क्लास रख लेते हैं। तो आप क्या टाइम चाहते हैं और क्या मॉडिफिकेशन चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो उसके हिसाब से आगे की वीडियो कंटिन्यू की जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।